हेलो एवरीवन, मैं एम के मेहरा फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट। वीडियो शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बेटा, इस वीडियो में जो है वो हम कार्बोनिल जो है अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में भी जो है वो हम ये करते आ रहे हैं। उसी में नेक्स्ट जो है वो है आपकी पॉपअप का नियम, हेलोफार्म अभिक्रिया और बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। पिछली वीडियो में जो है वो हमने एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण के बारे में जो है वो चर्चा की थी। इस वीडियो में जो है वो एल्डिहाइड की कुछ ऑक्सीकरण की अभिक्रियाएं शेष रह गई थी वो, और कीटोना का जो है वो ऑक्सीकरण, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट जो पोर्शन है वो बेटा वो है पॉपअप का नियम और हेलोफार्म अभिक्रिया। ये जनरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, ठीक है। और समझने के बाद में जो है वो आपको नोट्स बनाने, तो वीडियो पहले पूरा कंप्लीट देखना है बेटा। नेक्स्ट आगे जो बेटा है इसमें अपना जो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण चल रहा था, इस एल्डिहाइड की ऑक्सीकरण में नेक्स्ट अगला वो है सिफ अभिकर्मक। सिफ अभिकर्मक से अभिक्रिया। सिफ अभिकर्मक से अभिक्रिया, ठीक है। तो इसमें आपको जो बेटा पहले थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है, वो थ्योरेटिकल पॉइंट लिखो। इसमें थ्योरेटिकल पॉइंट ये है इसका, ठीक है। लिखो, रोजेनिलीन रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी होता है। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का जलीय विलयन गुलाबी होता है, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर यह रंगहीन हो जाता है। यह रंगहीन हो जाता है, जिसे सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं। जिसे सिर्फ अभिकर्मक कहते हैं, ठीक है बेटा। यानी रोजेनिलीन क्या है, स्टेप देखो इसमें। रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है, इसका जलीय विलयन किस तरीके का होता है, गुलाबी रंग का होता है। और इस गुलाबी विलयन में जब सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो वो कैसा हो जाता है, रंगहीन। और ये जो रंगहीन विलयन है वो कहलाता है आपका सिर्फ अभिकर्मक। अब सेकंड पॉइंट में क्या होता है कि जो अपना ये रंगहीन विलयन था, जो अपने को सिर्फ अभिकर्मक मिला है, इसके अंदर जैसे ही आप इसकी एल्डिहाइड से क्रिया करवाई जाती है, तो सेकंड पॉइंट क्या है अपना, सेकंड पॉइंट लिखो, एल्डिहाइड की अभिक्रिया, CHO की अभिक्रिया, एल्डिहाइड की अभिक्रिया सिर्फ अभिकर्मक से करवाने पर गुलाबी रंग पुनः आ जाता है। गुलाबी रंग पुनः आ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही एल्डिहाइड की क्रिया, आप एल्डिहाइड की क्रिया किससे करवाओगे, सिर्फ अभिकर्मक से, तो अभिकर्मक से क्रिया करवाते ही जो है वो पुनः में क्या हो जाएगा, विलयन का रंग गुलाबी हो जाएगा।
ठीक है। तो रोजेनिलिन हाइड्रोक्लोराइड, इसका जलीय विलयन गुलाबी होता है। जैसे आपने इसमें सल्फर डाइऑक्साइड को मिलाया, ऐड किया, तो विलयन रंगीन हो जाएगा, वो कहलाएगा सिफ अभिकर्मक। रंगहीन सिफ अभिकर्मक कहलाता है। तो आप जैसे ही सिफ अभिकर्मक की एल्डिहाइड से क्रिया कराओगे, यानी रंगहीन विलयन की इससे क्रिया कराओगे, तो पुनः क्या हो जाता है, विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। क्लियर। ये आपकी सिफ अभिकर्मक से अभिक्रिया। जो एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण चल रहा था उसके अंदर ये अपना चौथा है। पहला हो गया था टोलेन के साथ, जो अपने पिछले वीडियो में देखा था। सेकंड हो गया था फेलिंग विलियन द्वारा ऑक्सीकरण। थर्ड हो गया था बेनेडिक्ट विलियन द्वारा ऑक्सीकरण। और ये फोर्थ है आपका सिफ अभिकर्मक से अभिक्रिया। क्लियर। नंबर 5 ये आपका फोर्थ था। नंबर 5 वो है बेयर विलीगर। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। ठीक है। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण ये क्या है बेटा, देखो इसमें बेयर विलीगर ऑक्सीकरण की बात करूं मैं। बेयर विलीगर ऑक्सीकरण के अंदर जो है वो एल्डिहाइड्स होते हैं। इन एल्डिहाइड्स की क्रिया पर बेंजोइक अम्ल से ले हो या फिर पर एसिटिक अम्ल से, पर बेंजोइक अम्ल या फिर पर एसिटिक अम्ल, इसके द्वारा इनको ऑक्सीकृत किया जाता है। और जब इनके साथ इनको ऑक्सीकृत किया जाता है तो इसके द्वारा किसका निर्माण होता है, अम्ल का निर्माण होता है। क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। तो इसके लिए पॉइंट लिखोगे, वो पॉइंट लिखो पहले। एल्डिहाइड, पॉइंट लिखना है बेटा इसमें, एल्डिहाइड CHO कॉमा पर बेंजोइक अम्ल, पर बेंजोइक अम्ल या पर एसिटिक अम्ल से, या पर एसिटिक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल से ऑक्सीकृत होकर अम्ल का निर्माण करते हैं, अम्ल का निर्माण करते हैं। जैसे किस तरीके से इसको देखा जाए तो यहां क्या लेना है, एक आपको एल्डिहाइड, तो मैंने एक एल्डिहाइड लिया RC≡OH। इस एल्डिहाइड की अभिक्रिया आपको पर बेंजोइक अम्ल लेना है या फिर पर एसिटिक अम्ल लेना है। इनमें से किसी एक के साथ इसकी अभिक्रिया संपन्न करवानी है। तो यहाँ मैंने पर एसिटिक अम्ल लिया, वो लिया R'≡COO और H। इसके साथ अभिक्रिया संपन्न करवानी है तो क्या होगा, पर एसिटिक अम्ल है, एक ऑक्सीजन, पर में एक ऑक्सीजन अतिरिक्त होती है। ये ऑक्सीजन जो है वो इस कार्बन को या इसके हाइड्रोजन को क्या कर देती है, ऑक्सीकृत कर देती है। तो एक ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन को ऑक्सीकृत करती है तो उत्पाद क्या हो गया, RC≡O। ये था RC≡O, ये ऑक्सीकृत हो जाएगा हाइड्रोजन और बन गया OH प्लस। अब एक ऑक्सीजन अतिरिक्त यहां से बाहर निकली तो शेष रह गया R'≡O और H, R'≡O और H। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस कहलाता है वो कहलाता है आपका बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। तो इसमें ध्यान रखना होता है किसके साथ अभिक्रिया संपन्न होती है। ठीक है। यानी एल्डिहाइड की क्रिया को संपन्न करवानी है, पर बेंजोइक अम्ल या फिर पर एसिटिक अम्ल। ठीक है। तो ये आपका जो है वो 5th बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। जब पर बेंजोइक अम्ल की बात करोगे आप तो इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे आपको C6H5 लेना होता है इस जगह, और कुछ नहीं। पर बेंजोइक अम्ल बनाना है तो इस R' की जगह क्या करोगे, C6H5।
क्लियर है। नेक्स्ट आगे नंबर 6, एल्डिहाइडों के ऑक्सीकरण में ही नंबर 6 अगली हेडिंग डालोगे, सोडियम हाइपोहैलाइड। नेक्स्ट अगली हेडिंग है सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा ऑक्सीकरण सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा ऑक्सीकरण। अब सोडियम हाइपोहैलाइड ये क्या होता है, ये होता है आपका NaO और X, और इसे जो है वो हेलोफार्म अभिक्रिया, ये पढ़ चुके अपन एल्किल हैलाइड में, इसे हेलोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे जो है वो हेलोफार्म अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके नीचे पॉइंट लिख लेना चाहो तो ये, या फिर ब्रैकेट में आगे कर लेना, हेलोफार्म अभिक्रिया। सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा ऑक्सीकरण होने का अर्थ ही हेलोफार्म अभिक्रिया है। अगर अभी आपको याद हो तो हेलोफार्म अभिक्रिया में क्या हुआ था, अगर याद हो तो इसका एक मेथड था, याद होना चाहिए, वैसे तो पढ़ा हुआ है। सोडियम हाइपोहैलाइड की अभिक्रिया करवानी है तो इसके लिए मैंने एक एल्डिहाइड चुनना है, सीधी सी बात है, एल्डिहाइड का हो रहा है तो एल्डिहाइड चुनना है। तो जैसे मैंने एक एल्डिहाइड चुन लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसका सबसे पहले मैं कराऊंगा हेलोजनीकरण, हेलोजनीकरण होगा। तो यहां जो है मैंने एक समूह ले लिया, वो ले लिया X2, कॉमन ले रहा हूं X2, X बराबर जो है वो मेरा Cl Br या फिर I, इनमें से कोई एक। तो जब इसकी क्रिया इसके साथ संपन्न होती है, और ये प्रक्रिया होती है किसी क्षार की उपस्थिति में, जैसे NaOH, इसकी उपस्थिति में संपन्न करवाओगे, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि इस एल्किल ग्रुप की तीनों हाइड्रोजन हैलोजन के साथ बाहर निकलती है। किसके रूप में, तीनों हाइड्रोजन बाहर निकलेंगी, 3 हाइड्रोजन बाहर निकलेंगी हैलोजन को लेकर, 3HX। अब इस एल्किल समूह की जितनी हाइड्रोजन बाहर निष्कासित हुई हैं उतनी ही हैलोजन यहाँ आके जुड़ती हैं, तो कंपाउंड बन गया C, 3 हाइड्रोजन बाहर गई तो 3 हैलोजन आके जुड़ जाएंगे, तो CX3, और बाकी एल्डिहाइड समूह ऐसे की ऐसे, C डबल बॉन्ड O H प्लस 3HX। तो टोटल देखो यहाँ पे 3 हैलोजन यहाँ और 3 हैलोजन यहाँ, कुल कितनी हैलोजन काम आती है, 6। तो इसके कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से, 3X2। अब ये जो कंपाउंड कहलाता है वो कहलाता है ट्राई, 3 है, ट्राई हेलो, और ये 2 कार्बन है, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड। अभी ट्राई हेलो एसिटेल्डिहाइड की आपको क्रिया करवानी है किसके साथ, प्रबल क्षार के साथ। तो ये कंपाउंड ले लिया मैंने सेकेंड स्टेप में, CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसकी क्रिया आप किसके साथ करवाओगे, प्रबल क्षार के साथ, NaOH के साथ, NaOH के साथ। तो जैसे ही ये प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है तो यहां से इसकी हाइड्रोजन वो किसके साथ जुड़ती है, इस ट्राई हेलो समूह के साथ। तो उत्पाद बन गया CHX3 और ONA, ये क्रिया करता है किसके साथ, एल्डिहाइड समूह के साथ। तो उत्पाद क्या बनता है, H C डबल बॉन्ड O और शेष क्या बच गया, ONA। इसको कहा जाता है सोडियम फॉर्मेट। ये हो गया आपका सोडियम फॉर्मेट, ठीक है। और ये हो गया आपका
ट्राई हेलो उत्पाद। तो जहां जो आप जैसे भी इसमें लेना चाहोगे वैसा ही आपका उत्पाद बन जाएगा। एक्स बराबर आपने क्या समूह यहाँ पे लिया है। जैसे इसको अभिक्रिया के लिए एग्जाम्पल के तौर पे समझें इस पूरे प्रोसेस को, तो मान लिया मैंने जो है वो एक्स बराबर जो है वो क्या ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया। एग्जाम्पल की बात करूं, यहाँ x बराबर मैंने क्या ले लिया, Cl ले लिया। आप Br ले लो या I ले लो, तो CH3 C डबल बॉन्ड O H प्लस 3Cl2। x की जगह क्या ले रहा हूं मैं, Cl, तो यहाँ क्या हो गया 3Cl2। सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही है, क्षार की उपस्थिति में हो रही है, NaOH की उपस्थिति में हो रही है। तो x की जगह क्या करोगे, x की जगह क्या करना है Cl, तो यहाँ हो गया CCl3 आगे नेक्स्ट ऐसे जैसे C डबल बॉन्ड O H प्लस थ्राइज HCl। ठीक है, अब इसकी क्रिया किसके साथ करवानी है, सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, NaOH के साथ। तो ये लोगे CCl3 C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, प्लस NaOH, इससे क्रिया कराओगे तो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ जाएगा, CCl3 के साथ। तो उत्पाद हो गया CHCl3 प्लस H C डबल बॉन्ड O Na। और जो मेरा ये उत्पाद है, ये उत्पाद क्या कहलाता है आपका, क्लोरोफार्म। और IUPAC नाम की बात करो तो ये हो गया आपका ट्राई क्लोरो, और ये कार्बन को बोला जाता है मेथेन। तो ये हो गया ट्राई क्लोरोमेथेन या फिर आपका क्लोरोफार्म। और ये आपका सोडियम फॉर्मेट है ही, जो ऊपर बना था। क्लियर। तो इस तरीके से एल्डिहाइड जो है वो फिर हेलोफार्म अभिक्रिया दर्शाता है। और ये एक ऐसी अभिक्रिया है हेलोफार्म अभिक्रिया जो एल्डिहाइड ही नहीं कीटोन भी दर्शाता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में एक तरीके से ये समानता है कि हेलोफार्म अभिक्रिया एल्डिहाइड भी देते हैं और कीटोन भी देते हैं। जबकि आपका टोलेन परीक्षण है, टोलेन परीक्षण की बात की जाए या फिर आपका फेलिंग जो सॉल्यूशन विलियन था उसके परीक्षण की बात की जाए, तो ये दोनों परीक्षण केवल एल्डिहाइड द्वारा दिए जाते हैं। कीटोन ये दोनों परीक्षण शो नहीं करता है। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका यहाँ एल्डिहाइड का जो है वो ऑक्सीकरण कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से एल्डिहाइड के परीक्षण के लिए कौन कौन से हो गए, टोलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट विलियन, सिफ अभिकर्मक द्वारा, बेर विलीकरण ऑक्सीकरण द्वारा, और लास्ट हो गया अपना ये हेलोफार्म अभिक्रिया द्वारा। तो इनके द्वारा जो है वो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीकरण संपन्न किया जाता है और इनका परीक्षण भी किया जाता है। सेकंड इसमें देखेंगे, अब आता है नेक्स्ट अगला कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोनों का ऑक्सीकरण जो है वो किस प्रकार से होता है, तो अगली हेडिंग डालो। ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण दो स्टेप में पढ़ रहे हैं। पहला एल्डिहाइड का कंप्लीट हो चुका है, दूसरा पढ़ेंगे कीटोनों का ऑक्सीकरण। दूसरा है कीटोन का ऑक्सीकरण। कीटोनों का ऑक्सीकरण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो इसमें आप जो है वो पहले एक थ्योरेटिकल पॉइंट लिखेंगे बेटा, और वो लिखो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थों जैसे अम्लीय KMnO4 कॉमा अम्लीय K2Cr2O7, अम्लीय KMnO4 कॉमा अम्लीय K2Cr2O7 कॉमा सांद्र नाइट्रिक अम्ल सांद्र HNO3 आदि के साथ लंबे समय तक कीटोन का ऑक्सीकरण करवाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण
कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त होता है। प्राप्त होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन की तुलना में कम होती है। जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कीटोन की तुलना में कम होती है। क्लियर है? जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कीटोन ले, अपना पहला कीटोन लेते हैं कॉमन, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन है, ये हो गया मेरा एसीटोन। ठीक, एसीटोन का जब आप ऑक्सीकरण करवाओगे, एसीटोन का ऑक्सीकरण करवाया जाता है प्लस उत्प्रेरक, कोई भी एक उत्प्रेरक जो ऊपर लिए में वो अम्लीय KMnO4 ले सकते हो, K2Cr2 ले सकते हो, या सांद्र HNO3, कोई एक। तो इनमें से किसी एक की उपस्थिति में जब एसीटोन का ऑक्सीकरण होता है तो कार्बन परमाणु संख्या कम हो जाएगी जब उत्पाद बनेगा। और किससे कम होगी? कीटोनों से। जैसे कीटोन में कितने कार्बन है? 3, तो जो उत्पाद बनेंगे उसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल में या तो 2 कार्बन होंगे या फिर आपका 1 कार्बन होगा। कुल मिला के कार्बन की संख्या कम हो जाती है। तो जैसे इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो यहाँ मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, उनको ध्यान से सुनना है। पहली बात, फर्स्ट स्टेप ये है कि इसमें जो कीटोन जुड़ा हुआ है, यहाँ C डबल बॉन्ड O, जो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस कीटोन के इधर और इधर दोनों तरफ जो है वो कार्बन परमाणु संख्या क्या है? समान है। तो ऐसा जो कीटोन कहलाता है वो कहलाता है आपका सम्मित। ये सम्मित अवस्था है। और जब सम्मित अवस्था होती है तो उस स्थिति के अंदर उनके ऑक्सीकरण में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उत्पाद में जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती है, अपना क्या उत्पाद बनने वाला है। ठीक है? तो यहाँ जो है मैंने मान लिया ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया या फिर ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्योंकि सम्मित स्थिति है, कोई सा भी एक बॉन्ड ब्रेक करूंगा। कीटोन जो है वो इन दोनों में से किसी एक के साथ होगा, या तो इस समूह के साथ होगा या फिर इस समूह के साथ होगा। C डबल बॉन्ड O किसी एक के साथ होगा। तो मान लिया मैंने ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये वाला, ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, ये स्थिति हो गई। अब ये बॉन्ड ब्रेक कर दिया, अब इसका ऑक्सीकरण होना है, तो ये कीटो समूह जिसके साथ होता है वो उसको किस में बदलेगा? उसको बदलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। तो ये बदलेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में, यानी हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O, ये ऑलरेडी था, अब किस में बदला जाएगा? ये कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो OH। ठीक है? प्लस यहाँ है कार्बन और हाइड्रोजन, तो ये कार्बन तो बनाती है इसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और जो हाइड्रोजन है वो बनाती है H2O। हाइड्रोजन कितनी थी? 3 में से 2 प्रयुक्त हो गई है H2O में, एक हाइड्रोजन जो बची वो कहाँ गई? इसके साथ, इसके ऑक्सीकरण में, ये रही OH। तो यहाँ देखो, गौर से देखो, कीटोन में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। जो उत्पाद बना उसमें कितने कार्बन है मेरे पास? 2 कार्बन। तो कार्बन परमाणु संख्या क्या हो गई? कम हो गई। पहली बात क्लियर। दूसरा, क्या सब बैलेंस है? 3 कार्बन, 2 कार्बन इसमें, 1 कार्बन ये रहा, 3 कार्बन। ऑक्सीजन ये अनलिमिटेड है ऑक्सीकरण के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 3 6 हाइड्रोजन, देखो 3 1 4 और 2 6 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन में अनलिमिटेड होती है, जब तक सामने वाले का पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण नहीं होता है तब तक ये प्रक्रिया जारी रहती है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये तो गया सम्मित कीटोनों का ऑक्सीकरण। अब बात आती है अगर कीटोन सम्मित नहीं हो। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि असम्मित कीटोन हो, यानी ये ले लिया मैंने कि CH3 है, CH2 है, CH2 है, C डबल बॉन्ड और CH3, कुछ ऐसा है। इसका मुझे ऑक्सीडेशन करवाना है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण संपन्न करवाना है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आप इसका ऑक्सीकरण करवाओगे तो फिर किस प्रकार से होगा? ये क्या है? असम्मित है, यह है आपका असम्मित कीटोन।
असमित क्यों है? क्योंकि इसमें जो कीटोन है, उस कीटोन के इस ग्रुप के इधर कितने कार्बन है? 3, और इधर कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो असमित हो गया। तो अब कौन सा बॉन्ड तोड़ा जाए? ये बॉन्ड तोड़ा जाए कि ये बॉन्ड तोड़ा जाए? इन दोनों में से, जहां मैंने अंगुलियां रखी, इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा? ये टूटेगा कि ये टूटेगा? ठीक है, तो इसके बारे में जो बताता है वो बताता है एक वैज्ञानिक जिसने अपना नियम दिया था, उसे कहते हैं पोपाप का नियम। इसके लिए जो है वो काम में आता है पोपाप का नियम। इस पोपाप के नियम के द्वारा समझाया जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, यानी ये जो आपका कीटोनिक समूह है वो लंबी कार्बन श्रृंखला के साथ रहेगा या छोटी कार्बन श्रृंखला के साथ रहेगा। ठीक है, इसकी व्याख्या, इसके बारे में कौन समझाता है? पोपाप समझाता है। क्लियर? अब पोपाप ये बताता है कि जब भी आप असमित कीटोनों का ऑक्सीडेशन करवाओगे एक पर्टिकुलर, एक निश्चित उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये कार्बनिक समूह जो है वो उधर रहता है जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम हो। ठीक है, पोपाप ये कहता है कि असमित कीटोनों में कार्बोनिल समूह यानी सी डबल बॉन्ड O समूह उधर रहेगा जिधर कार्बन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। ठीक है, तो बॉन्ड कौन सा टूटेगा इसमें? बॉन्ड टूटेगा ये वाला। क्लियर? अब ये बॉन्ड टूटा, तो जो बॉन्ड टूट रहा है कार्बोक्सिलिक समूह जिसके साथ, उसको तो किस में बदलना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल में, COOH ग्रुप में। तो ये तो CH3 COOH बनाएगा, तो उत्पाद क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड OH। अभी लिखना नहीं है बेटा, इससे पहले अभी एक पॉइंट लिखाऊंगा, उसके बाद में ये चीज अपने को लिखनी है। ठीक है, ये समस्या हो जाएगी। तो ये तो हो गया ये समूह CH3 COOH प्लस। अब देखो ये समूह बाहर निकल चुका, तो अब ये जो समूह बचा, इस समूह में से अगर गौर से देखा जाए तो CH3 CH2 एक हाइड्रोजन इसने ले ली, तो अब ये जो समूह शेष बचा है ये भी किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। क्योंकि मैंने ऊपर थ्योरेटिकल पॉइंट में क्या लिखा था कि कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण प्राप्त होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल ही बनेंगे, लेकिन मिश्रण बनेगा कि एक में कार्बन ज्यादा और एक में कम है, कैसा होगा? तो यहाँ भी ये भी कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलेगा, लेकिन उत्पाद क्या होगा? उत्पाद होगा मेरा प्लस CH3 CH2 और ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और H। इसकी एक हाइड्रोजन किसने ले ली? इस समूह में। ऑक्सीजन अनगिनत है, ऑक्सीडेशन होगा तो अनगिनत है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखो आप, ये आपका इसमें 2 कार्बन है, एथेनोइक अम्ल है, इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन, प्रोपेनोइक। एथेनोइक और प्रोपेनोइक हो गया मिश्रण कार्बोक्सिलिक अम्ल का। ये था कीटोन। कीटोन में देखो 1 2 3 4 और 5 कार्बन थे, लेकिन जो आपके उत्पाद बन रहे हैं उसमें किसी में एक में तो 2 है, एक में आपके 3 कार्बन है, कार्बन परमाणु संख्या कम हो गई। तो ये हो गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण। लेकिन जो सिंपली एसीटोन था, उस एसीटोन के अंदर मुझे एसिटिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O प्राप्त होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से असमित कीटोन के बारे में व्याख्या कौन करेगा? पोपाप का नियम। बस यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये C डबल बॉन्ड हो, ये कार्बोनिल समूह किधर रहेगा? ज्यादा कार्बन श्रृंखला की तरफ रहेगा कि कम कार्बन श्रृंखला की तरफ रहेगा? यही इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसकी व्याख्या कौन करेगा? पोपाप का नियम। तो बेटा ये जो ऊपर हुआ था समित कीटोन या एसीटोन की जो अभिक्रिया हुई थी, उसके नीचे एक पॉइंट लिखो। ठीक है, जो मैं पॉइंट बोल रहा हूँ वो पॉइंट लिखना, उसके बाद में आपको ये रिएक्शन लिखनी है। पॉइंट लिखो, असमित कीटोनों के ऑक्सीकरण, असमित कीटोनों के ऑक्सीकरण की व्याख्या और बेटा ये पोपाप के नियम द्वारा की जाती है। जिसके अनुसार किसके अनुसार? पोपाप के
नियमानुसार, जिसके अनुसार असम्मित कीटोनों में कीटो समूह यानी सी डबल बॉन्ड ओ समूह, ये आपका कीटो समूह। असम्मित कीटोनों में कीटो समूह छोटे एल्किल समूह के साथ रहता है। इसे पोपाप का नियम कहते हैं। जैसे और ये एग्जाम्पल, अब ये एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। ये वाला, ये कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण है, ठीक है। फटाफट ये एग्जाम्पल लिख लें। इसमें इसका नाम तो हो गया आपका एसिटिक अम्ल, या यूं कह सकते हैं एथेनोइक अम्ल, और ये हो गया आपका प्रोपेनोइक। 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और कार्बोक्सिलिक अम्ल का अम्ल होता है ओइक, ये हो गया आपका प्रोपेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल प्लस प्रोपेनोइक अम्ल, क्लियर। तो ये आपका हो गया कीटोनों के ऑक्सीकरण में पोपाप का नियम, जिसमें सम्मित और असम्मित कीटोनों का जो है वो ऑक्सीकरण समझाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला कीटोनिक ऑक्सीकरण का तो फर्स्ट ही हो गया। सेकंड, कीटोनों का जो ऑक्सीकरण है और किसके द्वारा समझाया जा सकता है, और वो है आपका बेयर विलिगर ऑक्सीकरण। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, देखो बेयर विलिगर ऑक्सीकरण एल्डिहाइड में भी आया था और इसमें भी काम में आएगा। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण, लेकिन उसमें इसमें अंतर आएगा कुछ, आपको वो अंतर देखना है, तभी तो मालूम होगा कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, किसके साथ क्या बन रहा है, ठीक है। तो पीछे का ध्यान रखना कि एल्डिहाइड में क्या हुआ था, क्या बना था बेयर विलिगर ऑक्सीकरण में। बेयर विलिगर में जो है वो कीटोन, वही एल्डिहाइड। बेयर विलिगर ऑक्सीकरण में क्या हुआ था, बेयर विलिगर ऑक्सीकरण में हुआ था कि एक एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड की क्रिया आप या तो परबेंजोइक अम्ल से करवाते हो या फिर पर एसिटिक अम्ल के द्वारा करवाते हो, उसके द्वारा वो ऑक्सीकृत होता है। और जब वो उसके द्वारा ऑक्सीकृत होता है तो एल्डिहाइड में दोनों ही जो समूह मुझे मिले थे उत्पाद में, वो दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक अम्ल थे, क्लियर। लेकिन यहां देखो क्या होता है, तो यहां मैंने कीटोन लिया सिंपली आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, प्लस पर एसिटिक अम्ल लेता हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ और एच, ये पर एसिटिक अम्ल, पर एसिटिक अम्ल, ये मेरा कीटोन है। तो कीटोन की क्रिया पर एसिटिक अम्ल से करवा रहे हो, तो जब इसके साथ इसकी क्रिया होगी तो क्या होता है, देखो इसमें वही एक ऑक्सीजन अतिरिक्त है। अब एक अतिरिक्त ऑक्सीजन इस समूह के साथ, वहां एल्डिहाइड में यहाँ हाइड्रोजन था तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हो गया था, बन गया था OH। तो यहाँ ऑक्सीजन इन दोनों में से दोनों एल्किल समूह में से किसी एक का क्या कर देगी, ऑक्सीकरण कर देगी। तो वो किसमें बदल देगी उसको, OR में। और जैसे ही वो OR में बदलेगा तो उत्पाद क्या हुआ, देखो R C डबल बॉन्ड O, यहां तक था, इसको ऑक्सीकृत कर देती है तो ये बन गया O और R। इसकी एक अतिरिक्त ऑक्सीजन बाहर निकल चुकी, शेष क्या बच गया, R C डबल बॉन्ड O, एक बाहर निकल चुकी तो बच गया OH, O और H, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया मेरा एस्टर, यहाँ क्या बन गया एस्टर, और यहाँ क्या बन गया कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो बेयर विलिगर ऑक्सीकरण में जब एल्डिहाइड की बात की जाती है तो दोनों ही समूह मुझे मिले थे कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पाद में, लेकिन कीटोनों के साथ जब बेयर विलिगर ऑक्सीकरण होता है, इसके साथ क्रिया होती है, तो मुझे यहाँ एक तो मिलता है एस्टर
और एक मिलता है मुझे कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी एस्टर और कार्बोक्सिलिक अम्ल का मिश्रण मुझे प्राप्त होता है। ये आपका कीटोनों के लिए बेयर विनेगर ऑक्सीकरण। तो अंतर याद आ जाएगा, यहाँ एस्टर बन रहा है और वहां पे दोनों ही कंपाउंड क्या बन रहे थे, दोनों ही यौगिक आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल के बन रहे थे। ये आपका अंतर हो गया इसमें। अगला अगला है वो है जो मैंने पीछे भी रिपीट किया था, मेरा जो एल्डिहाइड का आखिरी पोर्शन था वो था हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो अगली एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही क्या होते हैं, हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। तो इसमें कीटोनों के ऑक्सीकरण में तीसरा है सोडियम हाइपो हैलाइट, सोडियम हाइपो हैलाइट यानी NaOH, सोडियम हाइपोहैलाइट द्वारा ऑक्सीकरण, या फिर क्या कहोगे इसे, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। यह होगी आपकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो यहां अब इसमें क्या करना है आपको, अब एल्डिहाइड की जगह क्या काम में लेना है, कीटोन लेना है। प्रोसीजर सेम उसी तरीके से है। तो यहां मैंने जो है वो एक कीटोन लिया, सिंपली कीटोन ले लिया अपना जो नॉर्मली हम प्रमुख CH3 डबल बॉन्ड हो CH3, ठीक है। ये है मेरा एसीटोन। इस कीटोन की क्रिया किसके साथ करवाई जाएगी, X2 के साथ। X2 के साथ X बराबर क्या हो सकता है आपका Cl Br या फिर I, इसकी इससे क्रिया होगी। फिर क्या हुआ था, ये सारी प्रक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, क्षार की उपस्थिति में, NaOH, ये लिया था एल्डिहाइड में। फिर क्या हुआ, यहां से भी ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, सिमिलर है। इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन को लेकर बाहर निकलती हैं, तो उत्पाद बनता है 3HX। 3 हाइड्रोजन 3 हेलोजन को लेकर बाहर निकलती हैं। जितनी हाइड्रोजन बाहर निकलती हैं उतनी ही हेलोजन यहाँ इस कार्बन से जुड़ती हैं। क्लियर। तो यहाँ पे कितनी हेलोजन जुड़ जाएंगी, 3 हेलोजन। तो उत्पाद हो गया CH3। बाकी ऐसे की ऐसे C डबल बॉन्ड हो CH3। ठीक, ये आपका ट्राई हेलो एसीटोन हो गया। ट्राई हेलो एसीटोन, एसीटोन लिया था तो उत्पाद हो गया आपका ट्राई हेलो एसीटोन। अब इस ट्राई हेलो एसीटोन का आपको प्रबल क्षार के साथ जल अपघटन करवाना है। तो ये जो बन गया इसको ले, तो इसको ले लिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब इसकी क्रिया प्रबल क्षार के साथ NaOH के साथ, इसके साथ इसका जल अपघटन करवाया जाता है। तो जैसे इसके साथ इसका जल अपघटन होता है तो यहाँ से क्या होगा, इसकी हाइड्रोजन जो है वो कौन ले लेगा, ये CH3 समूह, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो उत्पाद क्या हो गया CHX3 प्लस जो बच गया उसको ले लो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 C डबल बॉन्ड हो, और ये हो गया ONA। इसको बोला जाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। और ये आपका ट्राई हेलो मेथेन, ट्राई हेलो मेथेन या हेलोफॉर्म, ये ऐसे कह सकता हूं मैं, हेलो फार्म। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये कीटोनों का हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब यहाँ आप
एक्स बराबर, सॉरी इसको बैलेंस नहीं किया, यहाँ पे 3 और 3 6 हेलोजन काम में आ रही है, तो ये आपका हो गया थ्राइस X2। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया बैलेंस होती है। अब एक्स बराबर जो है वो आप Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो या I ले सकते हो। अगर आपने Cl लिया है तो इस जगह हो जाएगा Cl2, इस जगह हो जाएगा Cl3, इस जगह हो जाएगा Cl, फिर यहाँ हो जाएगा Cl3, इस जगह जो है वो जाएगा आपका Cl3, बाकी यह था हो जैसे कैसे। तो जैसे Cl लिया तो उत्पाद क्या बन जाएगा, ट्राई हेलो। Cl लिया तो यहाँ हो जाएगा ट्राई क्लोरोमेथेन, या फिर हो जाएगा हेलोफार्म की जगह आपने क्लोरो लिया है तो क्लोरोफार्म। अगर आपने ब्रोमीन लिया है तो ट्राई ब्रोमोमेथेन हो जाएगा, या फिर ब्रोमोफार्म, या फिर अगर आपने आयोडीन लिया है तो हो जाएगा ट्राई आयोडोमेथेन उत्पाद हो जाएगा, या फिर आपका आयोडोफार्म। तो इस तरीके से ये हेलोफार्म अभिक्रिया एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के द्वारा संपन्न की जाती है। मेजर बात, दोनों में उत्पाद सेम बनता है, तो इस विधि के द्वारा अंतर नहीं किया जा सकता क्योंकि दोनों ही ये अभिक्रियाएं देती हैं। तो जो बच गई जितनी शेष हैं वो सारी की सारी आपकी एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर करने के लिए प्रयुक्त होंगी। इसके द्वारा, इस हेलोफार्म अभिक्रिया के द्वारा जो है वो एल्डिहाइड और कीटोनों में अंतर नहीं किया जा सकता क्योंकि सिंपली दोनों ये अभिक्रियाएं दर्शाती हैं। क्लियर? तो ये आपका जो है वो एल्डिहाइड और कीटोनों का ऑक्सीकरण का प्रोसेस। नेक्स्ट वन आगे, तो यहाँ अपना ऑक्सीकरण ये जो है वो कंप्लीट होता है। अगला पढ़ेंगे इसके अंदर बेटा अपन रिडक्शन, अपचयन, कि जब एल्डिहाइड और कीटोनों का जो अपचयन होता है तो किन की उपस्थिति में होगा, कैसे होगा, तो वो प्रोसीजर क्या कहलाएगा उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट अगली हेडिंग डालो आप, अपचयन। ऑक्सीकरण कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट अगला है अपचयन। ये मेरे पोर्शन चल रहे हैं बेटा, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हो और पीछे का बराबर पढ़ रहे हो तो मालूम हो जाएगा कि ये कौन से नंबर का है। सी सेक्शन चल रहा है, सी में ऑक्सीकरण था, अपचयन था और हेलोजनीकरण था, हेलोजनन था। ठीक है ना। पहले में था नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन, तीसरा चल रहा है सी, तो सी के अंदर आएगा आपका ऑक्सीकरण, अपचयन और हेलोजनन। तो पहला सी का तीसरा पोर्शन हो गया ऑक्सीकरण और उसमें दूसरा चल रहा है आपका अपचयन। तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो अपचयन है वो अलग अलग अभिकारकों से क्रिया करके हाइड्रोजन द्वारा अपचयन की प्रक्रिया होती है। हाइड्रोजन के द्वारा ही होता है अपचयन, लेकिन उसमें अलग अलग अभिकर्मक प्रयुक्त होते हैं। इसमें जो है वो पहला जो अपन काम में लेंगे, इसमें फर्स्ट है वो है एल्कोहल। एल्कोहल में अपचयन, यानी एल्डिहाइड और कीटोनों को, कार्बोक्सिलिक यौगिकों को किस प्रकार एल्कोहल में अपचयित किया जा सकता है, उनका एल्कोहल में परिवर्तन कैसे किया जाता है, वो प्रोसेस, तो वो देखेंगे इसमें। तो कोई भी आप एक धात्विक उत्प्रेरक ले लो, धात्विक उत्प्रेरक यानी इसमें नॉर्मली निकेल, प्लेटिनम या पैलेडियम जनरली अपन जो काम में लेते हैं, इनमें से किसी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आणविक हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है, इनमें से किसी एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब आणविक हाइड्रोजन बोला जाता है H2 को, ये होती है आणविक हाइड्रोजन। जब आणविक हाइड्रोजन द्वारा एल्डिहाइड कीटोन का अपचयन होगा तो उससे क्या प्राप्त होता है, अपने को एल्कोहल प्राप्त होता है। कैसे, उसको देखते हैं। जैसे तो यहाँ मैं नॉर्मली सिंपली कॉमन ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड O, ये मेरा कार्बोनिल कंपाउंड है। इस कार्बोनिल कंपाउंड का मुझे क्या करवाना है, अपचयन करवाना है, कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन करवाना है। तो यहाँ ले लिया मैंने प्लस H2 आणविक हाइड्रोजन द्वारा। कोई भी धात्विक उत्प्रेरक, निकिल ले सकते हो, प्लेटिनम ले सकते हो या फिर पैलेडियम ले सकते हो। जनरली मान लो कि मैंने निकिल ले लिया, किसी ने प्लेटिनम ले लिया, पैलेडियम ले, तो कोई भी एक। तो इसकी उपस्थिति में जब ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, यहाँ एक पाई बंद है, जब एक पाई बंद आप तोड़ोगे तो इससे क्या बनेंगे, 2 सिग्मा बंद बनेंगे। तो ये पाई बंद, तो एक सिग्मा तो बनेगा किसके पास, कार्बन के पास, और कार्बन से क्या जुड़ी हुई है, ऑक्सीजन, और एक सिग्मा बंद बनेगा ऑक्सीजन के साथ। क्लियर। आणविक हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन तो ले लेगा ये कार्बन, और एक हाइड्रोजन कौन ले लेगा, ये ऑक्सीजन। ये मेरा जो है वो क्या बन गया, एल्कोहल।
ये अल्कोहल प्राप्त हो गया OH। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ अलग अलग जो है वो प्रोसीजर निकालते हैं कि किसके द्वारा क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है, क्या क्या बनेगा। पहला एग्जाम्पल लिया मैंने, यहाँ जो वैलेंसी, ये कॉमन अभिक्रिया थी बेटा। यहाँ मान लो मैंने जो लिया वो ले लिया आपका R, अब अलग अलग हैं ये, R C डबल बॉन्ड O और H। अब R आप स्वतंत्र हो, कुछ भी ले सकते हो जो भी आप लेना चाहोगे। क्रिया करेगा H2 के साथ। मान लिया मैंने उत्प्रेरक ले लिया निकेल, कोई भी एक, तो इसके अनुसार बना लो। इस वैलेंसी पे क्या उठ जाएगा R C, इस वैलेंसी पे क्या है H, ठीक है। यहाँ R है, यहाँ पे H है, ऊपर क्या जुड़ गई H, और ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ गई H। तो ये देखो क्या हो गया आपका R R, C के साथ 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गया CH2 CH2, और ये क्या है आपका कार्बन के साथ OH OH। ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। तो जब आप R बराबर क्या लेते हो, जैसे R बराबर आपने ले लिया, मान लो CH3 समूह ले लिया, स्वतंत्र है कुछ भी, या फिर एग्जाम पे डिपेंड करता है एग्जाम में क्या दिया हुआ है। या मैंने ले लिया CH3, ये एग्जाम्पल चल रहे हैं बेटा इसमें, CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये एल्डिहाइड था CHO, ये मेरा एसिटाल्डिहाइड। क्रिया करवाई H2 के साथ निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। R की जगह उठा क्या रखना है CH3, तो यह CH3 C H H OH, या इसे आप इस रूप में लिखना चाहो तो CH3 CH2, ये कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है CH2, और ये आपका OH, क्या बन गया 1 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। तो इस तरीके से 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है जब आप एक कॉमनली फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य कोई एल्डिहाइड प्रयुक्त करते हैं। अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है तो बेटा 1 डिग्री एल्कोहल कभी नहीं बनेगा, इससे 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण नहीं होगा अगर आपने फॉर्मेल्डिहाइड को चुना है। फॉर्मेल्डिहाइड का अर्थ है कि यहाँ अगर आपने, यानी जो वैलेंसियाँ हैं ये कॉमन अभिक्रिया मैंने दे दी है ऊपर, यहाँ अगर आपने H लिया है या H लिया, इस R की जगह अगर आपने H लिया तो ये HC डबल बॉन्ड OH ही हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री एल्कोहल कभी नहीं बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य कोई अगर आपका एल्डिहाइड है तो उसके द्वारा क्या बनता है 1 डिग्री एल्कोहल। तो फिर अगर फॉर्मेल्डिहाइड लिया तो क्या बनेगा, इसने पूछ लिया मान लो सर फॉर्मेल्डिहाइड में लेता हूँ, यहाँ R की जगह H ले लिया मैंने, तो वो भी देखेंगे उसके साथ क्या बनता है। तो फिलहाल ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर है। सेकंड, दूसरे के लिए जो है वो यहाँ इस एग्जाम्पल में ये जो दोनों वैलेंसियां थी, अगला एग्जाम्पल लिया मैंने, ये जो दोनों वैलेंसियां, इन दोनों संयोजकताओं पर मैंने क्या ले लिया CH3 समूह, R समूह ले लिया, R और R सिमिलर भी हो सकता है और आपका डिफरेंट अलग अलग भी हो सकता है। एक को R कर दो, एक को R डैश कर लो, जनरली अलग अलग रखने में ठीक रहता है। सिंपल ले सकते हो, एक भी ले सकते हैं। तो R डैश C डबल बॉन्ड हो प्लस किससे क्रिया कराओगे H2 से। मैंने उत्प्रेरक ले लिया निकेल, आप प्लेटिनम ले लो या पैलेडियम ले लो। तो दोनों वैलेंसी पे आपको क्या लिखना है R R डैश C H O और H, बस यही है। इस कॉमन अभिक्रिया के ऊपर आपने क्या किया है, दोनों जगह, यहाँ दोनों जगह क्या जोड़ दिया R और R डैश। R और R डैश का अर्थ होता है दोनों कार्बन अलग अलग है। यहाँ एक कार्बन है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, या यहाँ 1 हो सकता है। कुल मिला के कार्बन अलग अलग होंगे, और समान लिया है तो सिमिलर होंगे, एक कार्बन 2 2 3 3 इस तरीके से। तो यहाँ ये बनता है। तो इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, या ये हो गया R, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, फिर इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन के साथ फिर क्या जुड़ा हुआ R डैश, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है OH, ये OH। तो इसमें देखो OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो नजदीकी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, 2 एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये कहलाता है आपका 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है। और ये क्या है मेरा, वो एल्डिहाइड था, ये क्या है
कीटोन। ये कीटोन आपका जो है वो सम्मित भी हो सकता है और ये कीटोन आपका असम्मित भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य सभी एल्डिहाइड देते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। कीटोन, ये कीटोन देता है आपको 2 डिग्री अल्कोहल। अब बात आती है कि अगर मान लो आपको यूँ कहा जाए कि फॉर्मेल्डिहाइड दिया हुआ है, फिर उस फॉर्मेल्डिहाइड का आप चयन करवाना है तो क्या बनेगा। बात यहाँ आती है, इस जगह आती है। तो मान लो कि आपको फॉर्मेल्डिहाइड की बात होती है, यहाँ तक कर लिया होगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड में क्या होता है कि कुछ नहीं, यहाँ दोनों वैलेंसी जो दी हुई है, इन दोनों वैलेंसियों पे आपको क्या करना होता है, दोनों वैलेंसियों पे आपको H करना होता है। ये फॉर्मेल्डिहाइड हो गया मेरा, H और H अगर ऐसा दिया है तो ये फॉर्मेल्डिहाइड। इसका करवाओगे तो देखो यहाँ H और यहाँ H। तो अब ये देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है CH3 और ये जुड़ा हुआ है OH। सुपर डिग्री एल्कोहल, यह 0 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ से सुपर डिग्री एल्कोहल का निर्माण होता है। 3 डिग्री एल्कोहल जो है इनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है। तो यहाँ से आप सुपर डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये एल्कोहल में इनका अपचयन होता है। अब बात आती है कि एल्कोहल का अपचयन इन धात्विक उत्प्रेरकों के अलावा, यानी Ni, Pt, Pd, इनके अलावा किनके द्वारा और कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ ध्यान रखना कि एल्डिहाइड और कीटोन का अपचयन आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, इनके द्वारा भी जो है वो आप एल्डिहाइड और कीटोनों का अपचयन कर सकते हैं और उसके द्वारा क्या प्राप्त हो सकता है, आपको एल्कोहल प्राप्त हो सकता है, जिसमें शुष्क ईथर में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तथा एल्कोहल में NaBH4 इसका अपचय के रूप में प्रयुक्त करते हैं, जिसमें असंतृप्त एल्डिहाइड तो आपको क्या दे देगा, प्राथमिक एल्कोहल दे देगा। और इसमें जो द्विबंध होता है वो अप्रभावित रहता है। द्विबंध पे कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया होती है यहाँ केवल कार्बोनिल ग्रुप के, इसके अलावा कहीं क्रिया नहीं होगी। और कीटोन आपको क्या दे देगा, 2 डिग्री एल्कोहल। एग्जाम्पल के लिए जैसे एल्कोहल में अपचयन इसी में चल रहा है बेटा, ये चेंज नहीं हुआ है अभी, बस अभिकारक चेंज हो रहा है, उत्प्रेरक चेंज ले रहा हूँ मैं। वहां धात्विक उत्प्रेरक था, अब धात्विक उत्प्रेरक नहीं है। अब मैंने यहाँ पे उत्प्रेरक ले लिया, वो ले लिया जैसे कॉमनली R C डबल बॉन्ड O और H, एल्डिहाइड है। अब मैंने अपचयन करवा रहा हूँ किसके साथ, LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। इसकी उपस्थिति में जब एल्डिहाइड का अपचयन होता है तो कुछ नहीं, ये जो है अनलिमिटेड है, सामने वाले का पूर्ण रूप से अपचयन करता है। तो सामने वाले का पूर्ण रूप से अपचयन करेगा तो प्रोसीजर वही है, उसी तरीके से अभिक्रिया हो रही। पाइबंद है, पाइबंद को तोड़ोगे तो 2 सिग्मा बनेंगे, 1 सिग्मा ऑक्सीजन के पास, 1 सिग्मा कार्बन के पास। तो देखो क्या होगा, R C के साथ जुड़ा हुआ है H, नीचे है ऑक्सीजन, 1 सिग्मा ऑक्सीजन के साथ, 1 सिग्मा कार्बन के साथ। तो जहां आपकी ये 2 वैलेंसियां फ्री हुई, आपने 2 सिग्मा बंद बनाए हैं, यहाँ आपको क्या जोड़ना है, हाइड्रोजन जोड़ना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका। इसको अगर मैं व्यवस्थित रूप में लिखूं, ये तो केवल समझने के पर्पज से है, एग्जाम में ऐसे नहीं आप डायरेक्टली बना लो, ये समझ में आ जाना चाहिए बस। तो ये देखो क्या हो गया, R इस कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, 2, तो ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका OH 1 डिग्री एल्कोहल, मिल गया प्राथमिक एल्कोहल। तो इस तरीके से एल्कोहल का अपचयन आप इसकी उपस्थिति में भी संपन्न करवा सकते हैं। हाइड्रोजन कितनी प्रयुक्त हो रही है, वहां आणविक थी, ये परमाणुवीय है। ये आपकी 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन ने ली है और एक ऑक्सीजन ने प्रयुक्त की है। अब R बराबर जो भी आप लेना चाहो, जिस तरीके से भी लेोगी वही उत्पाद प्राप्त हो जाएगा। दूसरा, कुछ अलग एग्जाम्पल लें, हो एल्डिहाइड ही अपना।
तो दूसरा मैंने लिया एग्जाम्पल, वो लिया CH2 जिसमें द्विबंध हो, CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और H। ये है। मैंने कथन क्या बोला था कि LiAlH4 या सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, LiAlH4 या NaBH4, इनकी उपस्थिति में जब अपचयन होता है तो द्विबंध अप्रभावित रहता है। इस द्विबंध पे कोई क्रिया नहीं होती है, क्रिया होती है केवल इस कार्बोनिल समूह के ऊपर, यहाँ क्रिया होगी। इस द्विबंध पे किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, ठीक है। तो अपचयन कराओगे, परमाणुीय हाइड्रोजन है, परमाणुीय हाइड्रोजन है, क्लियर है। उत्प्रेरक वही जो ऊपर दिया हुआ है, तो उत्प्रेरक ले लिया मैंने LiAlH4 इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इसकी उपस्थिति में अपचयन करवाओगे। तो द्विबंध पे ध्यान रखना बेटा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और करते भी हैं ज़्यादातर। इस द्विबंध पे कोई क्रिया नहीं होगी, क्रिया होनी है केवल यहाँ इस जगह। तो ये जो दिया हुआ है इसको तो ऐसे कैसे लिखो, ये पोर्शन, तो ये तो हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है। अब क्रिया होनी है इसके ऊपर, तो इसका एक पाई बंद टूटेगा तो 2 सिग्मा बनेंगे, एक सिग्मा कार्बन का, एक सिग्मा ऑक्सीजन का। तो एक सिग्मा कार्बन का, एक सिग्मा ऑक्सीजन का, हो गई दोनों वैलेंसियां फ्री। कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। अब जहां आपने दोनों जगह वैलेंसी फ्री की है उस जगह क्या जोड़ोगे, संयुक्ता फ्री की है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से कितनी हाइड्रोजन काम में आई, वही 2 हाइड्रोजन काम में आती है। तो यहाँ क्या करोगे आप, 2 हाइड्रोजन। उत्पाद इस तरीके से लिख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये हो गया आपका CH2 और ये हो गया OH, वही आपका 1 डिग्री एल्कोहल। ये जो एल्कोहल था ऊपर बना था ये था संतृप्त, और ये जो एल्कोहल है वो आपका कैसा है, असंतृप्त एल्कोहल, क्लियर है। इसका नाम, इस प्रोडक्ट का नाम वो तो कॉमनली था, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, इसे कहा जाता है बेटा, उत्पाद का नाम है एलिल। ये एलिल ग्रुप है, ये एलिल ग्रुप है, एलिल, ये पूरा एलिल एल्कोहल, क्या हो गया, ये एलिल एल्कोहल, एल्कोहल, इसे एलिल एल्कोहल कहा जाता है, क्लियर है। तो ये आपका एल्डिहाइड से संबंधित। अब एक एग्जांपल लेते हैं इसका कीटोन से रिलेटेड, कि जब कीटोन दिया हुआ हो तो उत्प्रेरक का ध्यान रखना, कौन कौन सा उत्प्रेरक दिया हो तो किस तरीके से है। धात्विक में आणविक हाइड्रोजन लेना है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड NaBH4 हो तो आपको परमाणुीय हाइड्रोजन लेनी है। अब एक कीटोन को लिया जाए, जैसे कीटोन है वो है R, C डबल बॉन्ड O R डैश, जनरली मैं समित ले लेता हूँ, समित भी ले सकते हैं, प्लस अपचयन करवा रहे हो परमाणुीय हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4 और ईथर। तो इसकी उपस्थिति में जब अपचयन होगा तो वही क्या होगा, पाई बंधन तोड़ोगे, 2 सिग्मा बनाओगे, एक सिग्मा कार्बन का और एक सिग्मा ऑक्सीजन है, एक कार्बन का बन जाएगा और एक ऑक्सीजन का बन जाएगा। तो क्या हो गया, RC, ऑक्सीजन का एक सिग्मा, कार्बन का एक सिग्मा और ये R डैश। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन की, एक हाइड्रोजन कार्बन की। तो इसे कैसे लिख सकते हो, या ये समझने के तरीके से है। तो ये हो गया मेरा R, ये देखो ये हो गया CH, इसके साथ जुड़ा हुआ है R डैश और ये हो गया नीचे OH, 2 डिग्री एल्कोहल, ये मुझे प्राप्त हो गया 2 डिग्री एल्कोहल, क्लियर है। एग्जाम्पल, जैसे यहाँ R की जगह ले लिया मैंने CH3, C डबल बॉन्ड O, इस जगह R डैश की जगह ले लिया मैंने CH2 CH3। यहाँ कितनी हाइड्रोजन काम में आ रही है, 2, एक कार्बन ले रहा है और एक ऑक्सीजन, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस, अब सीधा लेऊंगा मैं 2 हाइड्रोजन, उत्प्रेरक वही LiAlH4 और ईथर, ठीक है। तो उत्पाद क्या हो गया, CH3। अब इस तरीके से नहीं लिखूंगा, सीधा है अपना, तो उत्पाद क्या बन जाएगा,
CH3, ये C, एक हाइड्रोजन तो कार्बन लेता है CH, एक हाइड्रोजन कौन लेता है, ऑक्सीजन लेता है OH, तो हाइड्रोजन प्रयुक्त हो गई। आगे ये यथावत CH2 और CH3, 2 डिग्री एल्कोहल। इस तरीके से जो है वो आप धात्विक या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, इनके द्वारा जब अपचयन करवाते हो एल्डिहाइड कीटोनों का, तो आपको क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। तो एल्डिहाइड आपको देता है 1 डिग्री एल्कोहल, जिसमें भी किसके द्वारा, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर। फॉर्मेल्डिहाइड देगा सुपर डिग्री एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अगर अन्य कोई एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड बनने, वो देता है आपको 1 डिग्री एल्कोहल, और कीटोन जो है वो आपको देगा 2 डिग्री एल्कोहल। क्लियर है। तो ये आपका जो है वो एल्कोहलों में अपचयन इन प्रेजेंस ऑफ धात्विक कैटलिस्ट, धात्विक उत्प्रेरक, या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। इसमें नेक्स्ट जो अपचयन की अभिक्रियाएं हैं बेटा, वो अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है। तो आप इसे जो है वो बराबर रिवाइज करें, देखते रहें वीडियो को, जो है कंटिन्यूसली पूरा पहले आराम से देखें, समझें उस चीज़ को, तब तो अर्थ होता है देखने का या समझने का, पढ़ने का। अदरवाइज जो है वो टाइम वेस्ट करना होता है, उसी चीज़ को मैं मानता नहीं, क्योंकि साइंस ऐसा पोर्शन होता है जब तक आप उसे समझोगे नहीं तब तक मज़ा नहीं आता है पढ़ने में। तो पहले उस चीज़ को आराम से समझो, क्लियरिटी से समझो, और उसके बाद में जो है नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है।